अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब अफरीदी। और आज भी प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस हुए हैं, बड़े ही एक्साइटिंग मैचेस हुए हैं जिनको आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कुछ पैकेजेस हैं आप लोगों के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और मेसी की जान खतरे में है अफरीदी। और पिछले दिनों याद होगा आपको कि हमने बताया था कि उनको एक लेटर भी रिसीव हुआ है जिसको मेसी ने हंसते मुस्कुराते हुए इग्नोर कर दिया। लेकिन अब जो है वो कुछ तहकीकात हुई और पता चला है कि मेसी की ज़िंदगी वाकई ही ख़तरे में है और नार्कोस वाले क्यों मेसी के पीछे पड़ चुके हैं, इसके बारे में हमने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री आपसे तैयार की है। वो आपको दिखाएंगे और कुछ ट्वीट्स और वीडियोज़ हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम ज़रा नज़र डालते हैं इस वीक पे जो मैचेस हुए हैं वो कौन से मैचेस हुए हैं। बॉर्नमथ वर्सेस लिवरपूल, बहुत इंपॉर्टेंट मैच जिसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपसेट कर दिया बॉर्नमथ ने लिवरपूल को 1-0 से। लिवरपूल हार गया। लिवरपूल अब क्या करेगी ये सब बात करेंगे, हम अफरीदी से जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप बाकी मैचेस में देख रहे हैं लीड्स यूनाइटेड ने 2-2 से ब्राइटन के साथ मैच बराबर कर लिया है। एवर्टन और ब्रेंटफोर्ड के दरमियान जो मैच है वो 1-0 से एवर्टन ने जीत लिया, अपने नाम कर लिया है। टॉटनहम वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, यहाँ पे टॉटनहम एक दफ़ा फिर हमें अच्छा खेलते हुए नजर आई। कभी बुरा खेलती है कभी अच्छा खेलती है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खेली है। 3-1 से ये मैच अपने नाम कर लिया है उन्होंने। क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, सिटी ने इस दफ़ा मायूस नहीं किया, 0-1 से क्रिस्टल पैलेस को हराया है ये मैच और 1-0 से अपने नाम किया है इस मैच को। और यहाँ पर हमने इस मैच को इसलिए चुना है क्योंकि चेल्सी के लिए ये एक बहुत बड़ी विन समझी जा रही है। और इसलिए समझी जा रही है कि चेल्सी जो है वो बड़ा बुरा उनका रन चल रहा था, बड़े बड़े खिलाड़ी भी उन्होंने ख़रीदे थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका था। अब वो पे बैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस पर बात करेंगे अफरीदी से। 3-1 से लेस्टर सिटी के अगेंस्ट चेल्सी ने ये मैच जीत लिया है। और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, क्या सूरत हाल थी स्टैट्स पे। ये आपके सामने शॉट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर 12 थे चेल्सी के जबकि 17 थे लेस्टर सिटी के। 7 शॉट्स ऑन टारगेट लेस्टर सिटी के थे, 6 जो है वो चेल्सी के थे। 52% पोजेशन था चेल्सी के पास, 48% पोजेशन था लेस्टर सिटी के पास। और पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स, येलो कार्ड्स, कॉर्नर्स आप देख रहे हैं। चेल्सी को 5 मिले जबकि 2 मिले हैं। लेस्टर सिटी को रेड कार्ड भी मिला था। वोट फाइज जो हैं उनको, लेस्टर सिटी के ये प्लेयर हैं, 87वें मिनट में इनको रेड कार्ड मिला था। अफरीदी 3-1 से चेल्सी ने यह मैच जीता है। बहुत से सवाल है मेरे जहन में। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप कितना सेटिस्फाइड हुए हैं चेल्सी की इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि इतना बुरा रन चल रहा था और फाइनली एक मैनेज कर ही लिया उन्होंने मैच। एक्चुअली में उनका एक तरह से गुड टाइम चलना शुरू हो गया एकदम से, ख़ास करके वो डॉर्टमंड का चैंपियंस लीग का मैच जिस तरह उन्होंने जीता, वो एक मतलब एक विनिंग मोमेंटम वहाँ से आ गया, इनको मिल गया कि अगर हम डॉर्टमंड जैसी टीम को हरा सकते हैं तो कोई भी टीम के लिए मुश्किल नहीं होगा इनका। और दूसरा ये कि इतना जब आप बैड पैच से गुजर रहे होते हैं तो आप जैसे भी जीते। अब इस मैच में भी कोई क्लिनिकल परफॉर्मेंस नहीं थी, अच्छा इसमें भी नहीं थी, मतलब चांसेस आप देखेंगे बहुत ज्यादा लेस्टर सिटी ने वेस्ट किए। अगर 7 मिले, बिल्कुल 7 शॉट्स ऑन टारगेट लेस्टर सिटी को मिले जबकि 6 मिले चेल्सी को, जिसमें से 3 कर। तो क्या लेस्टर सिटी डिफेंड ही नहीं कर पाई फिर? एक तो लेस्टर सिटी क्योंकि मुसलसल अटैक कर रही थी, उसकी वजह से फिर काउंटर अटैक पे चेल्सी यूजुअली काउंटर अटैकिंग टीम उस तरह से नहीं है, लेकिन जब आपको फिर सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। ग्रैम पॉटर को अब सॉल्यूशंस ढूंढने थे कि वो किस तरह जितवा सकती है चेल्सी को। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी इस मैच में भी कि वो काउंटर अटैक पे लेस्टर सिटी को मार रहे थे। और लेस्टर सिटी ने जितने चांसेस, 4 तो ऐसे चांसेस थे जो आराम से गोल हो सकते थे। मोर्टे ने काफ़ी इजी हेडर मिस कर दिया, फिर जिमी वार्डी का भी चांस मिस हुआ, फिर बहुत सारे ऐसे चांसेस थे, कुछ बार को भी लगे। तो इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा मिस किए, वेस्टफुल रहे, जिसकी वजह से फिर जो चेल्सी थी उन्होंने अपने चांसेस को कन्वर्ट किया, काफ़ी शानदार गोल्स किए, जिसकी वजह से ये मैच जीते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है चेल्सी के लिए इस सीज़न में अभी सिर्फ ये है कि उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट ही उनके फेवर में नहीं आ रहा था। और पूरे मतलब अभी तक ये डॉर्टमंड का जो चैंपियंस लीग का मैच था उस तक चेल्सी ने इस साल में सिर्फ एक गोल स्कोर किया था और एक से ज्यादा 2 गोल्स कभी स्कोर ही नहीं किए थे इस साल में। और ये पहला वो मैच है जिसमें 3 गोल्स, डॉर्टमंड के खिलाफ भी ज्यादा गोल्स नहीं कर पाए थे। लेकिन जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच से वो है नन अदर देन मैटियो कोवाचिच, बहुत ही शानदार प्लेयर। और क्रोशिया के जो प्लेयर हैं, क्रोशिया बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेली है, उस पर भी बात करेंगे। ये रेटिंग आप देख रहे हैं कल के मैच में इनकी कैसी रही, 8.6 थी। और गोल्स 1 किए हैं, एक्यूरेट पासेस 88% थे, टचेस 90% थे, क्लियरेंसेस 2 थी, रिकवरीज 8 थी। अफरीदी क्रोशिया के ये मैटियो और गोल भी किया और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे और हमने भी फीचर किया इनको।
18 मैचेस में एक ही गोल किया है इन्होंने प्रीमियर लीग में और एक असिस्ट किया है। इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं और इनका आपको लगता है फॉर्म में आ गए और नेक्स्ट मैचेस में काफ़ी हेल्प करेंगे अपनी टीम के लिए? एक्चुअली में ये फॉर्म में ही थे, ये वाहिद ऐसे प्लेयर थे एक ही थे चेल्सी में, हाँ, जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इनका काम नहीं है गोल्स करना। ये तो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, तो थोड़ा सा डिफेंसिव ड्यूटीज इनकी होती हैं, चांस क्रिएशन में इनका ज़्यादा हाथ होता है, गोल्स करने में इतना नहीं होता। यहाँ पे फिर क्रेडिट इनको देना पड़ेगा ना, क्योंकि लेस्टर सिटी को गोल्स नहीं करने दिए 7 शॉट्स ऑन टारगेट के बावजूद भी। एक तो उन्होंने खुद भी मिस किए, लेकिन डिफेंस का फिर कहीं ना कहीं यहाँ आपको लगता है अभी भी चेल्सी का डिफेंस उस तरह से मजबूत नहीं है? नहीं, चेल्सी का डिफेंस वैसे काफ़ी अच्छा खेल रहा था अभी इस मैच में भी, और ओवरऑल भी चेल्सी का जो मेन इशू था वो गोल स्कोर करना था। चेल्सी के अगेंस्ट तो ज़्यादा गोल्स नहीं हुए इस सीज़न भी, लेकिन वो मोस्टली क्या था, या तो 0-0 ड्रॉ हो जाता था या 1-1 ड्रॉ हो जाता था। चेल्सी गोल ज़्यादा कंसीड नहीं कर रही थी। ओवरऑल डिफेंस उनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो गोल्स, उनका जो स्ट्राइकर का इशू है वो सॉल्व नहीं हो रहा, और वो अभी आहिस्ता आहिस्ता मतलब मिडफील्ड से और डिफेंडर्स आपके जब गोल स्कोर करना शुरू कर देते हैं तो स्ट्राइकर के ऊपर से थोड़ा सा नज़र हट जाती है। लेकिन फिर भी काई हावर्ट्स का गोल स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, और इनको एक प्रोलिफिक स्ट्राइकर चाहिए जो रेगुलरली गोल स्कोर करे। बिल्कुल, लेस्टर सिटी और चेल्सी के दरमियान ये मैच 3-1 से चेल्सी ने अपने नाम किया, और बड़ा अच्छा है उनके लिए, क्योंकि चेल्सी, हम बार बार ये बात करते हैं कि इनका बहुत बुरा रन चल रहा था। इन्होंने रातों को डील्स भी की, कुछ प्लेयर्स दूसरी टीम में जो जाने वाले थे अपनी टीम में खींच के लाए 5 मिलियन ज़्यादा दे के। वो काफ़ी हमने अपने पूरे प्रोग्राम में जो डिटेल उनके अच्छा, वैसे आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मिहाइला मॉड्रिक जिस प्लेयर की आप बात कर रहे हैं, उसने अपने चेल्सी कैरियर का पहला असिस्ट भी, जो कोवाचिच का गोल था, वो उन्होंने असिस्ट किया था, तो उनका भी खाता खोल गया है। फाइनली जो है वो पैसे रंग लाना शुरू कर गए हैं, और ये वही प्लेयर है जो इन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में रात को डील करके जो है उनको अपनी टीम में ले आए थे, और उन्होंने असिस्ट भी किया है। और ये अच्छी बात है चेल्सी, क्योंकि चेल्सी एक अच्छी टीम है, और जितनी ये ज़्यादा इस तरह की परफॉर्मेंस देगी उतना प्रीमियर लीग जो है वो बहुत एक्साइटिंग होता चला जाएगा। दूसरा मैच जिसको हम आज बात कर रहे हैं, जिसकी ये अब इस पे बात करें या क्या करें, सर पकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि लिवरपूल जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को 100 साल तारीख जो तोड़ दी थी उन्होंने, उसमें हराया था 7-0 से यूनाइटेड को। यहाँ पे 1-0 से खुद हार गई है। लिवरपूल का मैच था बोर्नमथ के साथ, और ये बहुत बड़ा अपसेट कहा जा रहा है प्रीमियर लीग का। 1-0 से बोर्नमथ ने ये मैच अपने नाम कर लिया। लिवरपूल क्या सारे गोल उस मैच में कर रही थी यूनाइटेड वाले में, जो इसमें कोई भी नहीं कर सकी। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और फिर हमें थोड़ी कहानी समझ में आएगी कि क्या हुआ था। स्टैट्स आपके सामने हैं और ये आप देख रहे हैं 15 शॉट्स जो थे वो लिवरपूल की तरफ से थे और 4 शॉट्स ऑन टारगेट थे लिवरपूल की तरफ से, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं की इनको कन्वर्ट करने की गोल्स में। दूसरी तरफ 5 ही थे बोर्नमथ के पास शॉट्स, और 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे जिसमें से एक उन्होंने गोल कर लिया। पोजेशन भी माशाल्लाह 70% रखा लिवरपूल ने, और फिर भी जो है वो नज़र लग गई उनको। 30% जो था वो पोजेशन था बोर्नमथ के पास, लेकिन गोल करने में कामयाब हुए। पास एक्यूरेसी आप देख रहे हैं, फाउल्स भी देख रहे हैं, येलो कार्ड्स भी आप देख रहे हैं, और कॉर्नर्स भी देख रहे हैं आप। यहाँ पे 8 मिले हैं लिवरपूल को, 3 मिले हैं बोर्नमथ को, लेकिन यहाँ पे मैच जीत गई है बोर्नमथ 1-0 से आफरीदी। लिवरपूल हाय हाय क्या अब होगा, फैंस क्या करेंगे? इतनी अच्छी विक्ट्री से इतनी आपने एक तारीख रकम कर दी और तोड़ भी दी, ब्रेक और मेक दोनों कर दी, और उसके बाद ये मुझे लगता है फिर से कोई तारीख बनाने का अपने लिए तो नहीं इरादा इनका। एक्चुअली में लिवरपूल जो है काफ़ी एक इस सीज़न की अगर उनकी बात की जाए तो कभी बहुत अच्छा खेलती है, कभी बहुत बुरा खेलती है, और मोस्टली हंगर और मोटिवेशन जो है, ख़ुद इवन अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने कहा है कि हमारे में हंगर और मोटिवेशन उस तरह से नहीं है, कंप्लेसेंट हो गए हैं, और कोच भी एडमिट करते हैं। तो इस मैच का भी सूरत हाल यही थी कि वो जिस तरह से लिवरपूल प्रेस करती है, जिस तरह से एनफील्ड में आप देखेंगे इस सीज़न उन्होंने एनफील्ड में बहुत ही, जो उनका होम ग्राउंड है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, एक मैच सिर्फ हारे हैं एनफील्ड पे। अच्छा, ये मैं होम आपके इसी सवाल में ये एक ऐड भी जो आप उस अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ये भी ऐड कर लें, 7 अवे डिफीट्स हुई हैं इनको 13 मैचेस में से लिवरपूल को, यानी 13 मैचेस में 7 ये हारे हैं अवे मैचेस। इसका भी थोड़ा सा आप बता दें। बिल्कुल, 3 मतलब जो टोटल मैचेस हैं कोई 13 हैं अराउंड, तो उसमें से 3 हारे हैं, 3 ड्रॉ किए हैं, 3 हारे जीते हैं और 7 हारे हैं। तो आप देखें कि उनका जो रेशो है अवे पे
पता नहीं वो उनको जो अपने फैंस का क्वेश्चन बस एक चाहिए होता है और फैंस ही मोटिवेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके फैंस काफी एंथम उनका हमने रिपोर्ट शामिल एंथम उनका पंप क्योंकि दूसरे स्टेडियम में एंथम नहीं चलता तो शायद वो वहाँ अकेले फील करते हैं। ये अब हार कितनी बड़ी है, लिवरपूल बोर्नमथ जैसे क्लब से हारा है, मतलब चले किसी अपने लेवल के क्लब से, ये भी अच्छा क्लब है बोर्नमथ, लेकिन जैसे यूनाइटेड को हराया था तो अब बिल्कुल एक्सपेक्ट किए नहीं जा रहा था कि बोर्नमथ जैसे क्लब से 1-0 से हार जाएगा। आपको लगता है क्या गलतियां इस मैच में थी? एक्चुअली में सिचुएशन यही है कि लिवरपूल का जब आप क्लॉप से पहले वाला टाइम निकाल के देख लें, ये जो 2010 के बाद आप देख लें 2015-16 तक जब तक क्लॉप नहीं आया था, तो लिवरपूल जो थी वो बड़े क्लब्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलती थी, हारती नहीं थी, या तो ड्रॉ कर लेती थी या जीत जाती थी, और जो कमज़ोर टीम्स होती थी उनसे हारती थी, और उसकी वजह से फिर ना तो लीग जीत पा रही थी, कभी कभार चैंपियंस लीग में भी क्वालिफाई मोस्टली नहीं करती थी। तो क्लॉप का ये आपको लगता है मसला? नहीं, क्लॉप का नहीं, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ वापस आ गई है। क्लॉप ने वो चीज़ खत्म कर दी थी। क्लॉप ने क्या किया, क्लॉप ने आके वो जो कमज़ोर टीमों से हारना था वो बंद कर दिया कि हमने एटलीस्ट जो ड्रॉ करना है, हारना नहीं है बल्कि कमजोर टीमों से मैक्सिमम पॉइंट्स लेने हैं। और जब आप कमजोर टीमों से मैक्सिमम पॉइंट्स लेते हो और बड़े टीमों के साथ इवन ड्रॉ भी करते हो तो आप ट्रॉफीज जीते हो, और वो चीज़ क्लॉप ने कर दी थी। अब इस सीजन वो ही रिवर्स हो गया है वापस। क्लॉप की मोटिवेशन उस तरह से काम नहीं कर रही, टैक्टिक्स भी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, और प्लेयर्स अब देखेंगे इस मैच में साला जैसे प्लेयर ने पेनल्टी मिस कर दी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। क्लॉप ने खुद भी कहा कि वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। शर्ट उतारी थी उन्होंने, व्यूअर्स ये मैं आपको याद दिला दूं, पिछले मैच में गोल के बाद शर्ट उतारी थी और कार्ड भी लिया था, लेकिन इस मैच में जो है वो अच्छा, वैसे ट्वीट्स में भी है उनकी जिंदगी के बारे में, उनका जिंदगी में कुछ मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से, अच्छा हाँ, तो वो ट्वीट्स में बताएंगे। तो पेनल्टी, एक तो पेनल्टी लिवरपूल को मिली ही गलत, मतलब वो पेनल्टी बनती नहीं थी, पहले पे VAR ने उनको पेनल्टी दे दी, वो फिर साला ने गोल से ही बाहर फेंक दी तो स्टैंड में। तो जिस तरह की परफॉर्म, अब जो आप मतलब बॉर्नमथ का भी गोल हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा। ये हाल है उनकी सिचुएशन का। वो काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल भी था द एथलेटिक पे कि विल द रियल लिवरपूल प्लीज स्टैंड अप, वो गाना भी है इस तरह का। बिल्कुल, और प्लेयर जो फीचर किए हैं हमने इस मैच में वो हैं फिलिप बिलिंग, जो है प्लेयर ऑफ द मैच। वैसे नेटो हुए थे, लेकिन हमने जिनको फीचर किया ये आप उनका देख रहे हैं। इंटरसेप्शंस 2 थी, गोल्स 1 थे, एक्यूरेट पासेस 80% थे, टैकल्स 1 जो है 100% थे, क्लियरेंसेस 3 थी, रिकवरीज 4 थी। अफरीदी, क्विक वर्ड्स आपके मैं जानना चाहूँगा फिलिप बिलिंग के लिए। बोर्नमथ के लिए जीत तो बड़ी जीत थी, लेकिन इन प्लेयर की अब क्या इम्पैक्टफुल नेक्स्ट मैचेस में पड़ सकता है बोर्नमथ के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर आपको याद हो आर्सेनल के खिलाफ भी इन्होंने गोल स्कोर किया था, और टॉप फॉर्म में चल रहे हैं आजकल, और बहुत ही लंबे कद के खिलाड़ी हैं। फिजिकल प्रेजेंस जो है वो प्रीमियर लीग में बहुत मैटर करती है, और इनकी फिजिकल प्रेजेंस आजकल बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। बॉर्नमथ की परफॉर्मेंसेज में बहुत अच्छा खेलते हैं, मिडफील्ड में भी हेल्प आउट करें टीम को, और अटैक में गोल भी अगर आप ऐड कर दें उसमें तो सोने पे सुहागा। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस बॉर्नमथ की, 1-0 से ये मैच अपने नाम किया है, लिवरपूल को हरा दिया। प्रीमियर लीग का ये मैच जो है वो बॉर्नमथ ने अपने नाम कर लिया है। लिवरपूल आगे किस तरह से देख रही है इस मैच को, लेट्स सी। ये मैच वेडनेसडे को होगा, रियल मैड्रिड के साथ बहुत बड़ा मैच है, और यहाँ पे हमें भी एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम की सबसे पहली ट्वीट हम शामिल करेंगे, कौन सी है, और यहाँ पे बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ा मसला हो गया है ला लीगा में। एथलेटिक बिलबाओ फैंस थ्रू फेक मनी ऑन द पिच अगेंस्ट बार्सिलोना इन प्रोटेस्ट ऑफ देयर ओपोनेंट्स करप्शन चार्जेस। अफरीदी, ये पिछले दिनों हमने भी स्टोरी ब्रेक की थी और बताया भी था कि बार्सिलोना के साथ ये मसले मसाइल चल रहे हैं कि कई साल पहले उनके मामलात हैं वो जो निकल आए हैं उसमें कि फाइनेंशियल उसमें बड़े चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि इलीगल थी। अब ये जो है क्लब्स भी एक साथ हो गए हैं और ला लीगा ने भी स्टेप ले लिया और सारे जो है वो उनके खिलाफ हो गए हैं, तो ये कितना ख़तरनाक हो गया बार्सिलोना के लिए? हाँ, ख़ास करके ये तो एक थोड़ा सा मतलब फ़नी वे पे था कि एथलेटिको के फैंस जो हैं वो बार्सिलोना के साथ इनका मैच था तो सारे जो हैं फेक ट्रोल जो हैं वो ट्रोल कर रहे थे ग्राउंड पे। ये रेफरीज खरीद लो। और मतलब एक्चुअली में जो स्टोरी है वो नग्रेगा जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे 2018 और अराउंड समथिंग इस टाइम की बात है, तो उनको अराउंड कुछ 4-5 मिलियन उन्होंने दिए थे बार्सिलोना में ने, और फेवरेबल डिसीजंस मैच के दौरान, क्योंकि वो रेफरीज के प्रेसिडेंट थे तो सारे रेफरीज उन्हीं से गाइडेंस लेते थे। तो एक तरह से अब इनके ऊपर ये बहुत ही शदीद चार्जेस आ गए हैं कि उन्होंने रेफरीज को ख़रीदा
इस सारे फायदा व्यूवर्स कुछ भी नहीं हुआ था तब भी ने फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली फिर ये एक मतलब इलीगल इन्होंने एक्ट किया है और ये अब बहुत ज़्यादा ड्रैग होगा। अब मतलब 2010 तक पीछे चला गया है ये सारा सिनेरियो और अभी पूरा इन्वेस्टिगेट होगा कि ये कब कब और किस किस रेफरी को इन्होंने किया है। लेकिन इन ग्रेगर वाला तो बिल्कुल एक वैलिड है, वो तो ना बार्सिलोना डिनाई कर रहा है। का क्या अभी उन्होंने तो ये कहा था हमने पैसे दिए, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया था कि आपने रेफरीज को इस वजह से उनका क्या उन्होंने कहा था कि हमें बस कुछ फुटेजेस और कुछ चीजें चाहिए थी रेफरीज से, तो उसके लिए हमने पैसे दिए थे। हमने अपने लिए फेवरेबल डिसीजंस मैचेस के दौरान रेफरीज का हमारे साइड पे होना, इस बात के लिए हमने नहीं दिए थे और वो अभी ये केस लड़ेंगे भी अदालत में। लेकिन ये है कि ला लीगा और जितने भी क्लब्स हैं वो इनके अगेंस्ट हो गए हैं और सारे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि ये करप्शन पीक लेवल पे है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप और क्या कर सकते हैं रेफरी से, ये आखिरी लिमिट ही है। बिल्कुल। सेकंड ट्वीट भी कुछ इसी से रिलेटिव है, आप आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड will join a legal case against FC Barcelona that says the club paid millions of euros to a former referee to influence the outcome of its scores मैचेस। रियल मैड्रिड, अफरीदी आप बता रहे थे कि काफ़ी इनकी दोस्ती हो रही थी और इस सीज़न में बार्सिलोना जो है वो टॉप भी कर रहा है, रियल मैड्रिड उतना अच्छा खेल भी नहीं रहा। ये जो खबर है अब इससे कितनी ये दोस्ती मुतासर भी होगी और रियल मैड्रिड भी पूरी तरह आएगा बाकी क्लब्स के साथ? अच्छा, अब इसकी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में दे देता हूँ कि इनकी दोस्ती हुई कैसे और कैसे हो रही थी। वरना तो ये राइवलरीज है बड़ी, हाँ बहुत शदीद इनकी राइवलरी है और डे 1 से है। और दोस्ती कैसी हुई थी कि जब सुपर लीग लॉन्च होना था, जो बड़े 12 क्लब्स थे, वो जो हमने स्टोरी बताई फ्लॉप हो गई थी, वो जो फ्लॉप हो गई थी, उसके पीछे मेन जो प्लेयर्स थे वो फ्लोरेंटिनो पेरेज, रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट, बार्सिलोना के प्रेसिडेंट, यूवेंटस के प्रेसिडेंट, तो उसमें ना इनकी दोस्ती बहुत हो गई थी और अभी भी है कि वो प्रोजेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सुपर लीग का प्रोजेक्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस वजह से ना इनकी दोस्ती है। और अभी यही सिचुएशन थी कि रियल मैड्रिड कहाँ खड़ा है, बाकी ला लीगा भी पूछ रहा था और बाकी क्लब्स भी रियल मैड्रिड को कह रहे थे कि आप बताएं आप कहाँ खड़े हैं इस सिचुएशन में, मतलब आपकी कहाँ स्टैंड कर। अब रियल मैड्रिड, क्योंकि ये तो एक लीगल करप्शन है और ये वाकई में एक बुरी चीज़ है जो बार्सिलोना ने की है, अब इसमें उनका साथ वो नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक मीटिंग बुलाई, सारे जितने भी लोग हैं रियल मैड्रिड से एसोसिएटेड उसमें थे, और उनसे सजेशन ली कि हमें क्या करना चाहिए। तो सब ने एडवाइस किया कि हमें रियल मैड्रिड के बार्सिलोना के अगेंस्ट जाना चाहिए, बाकी जो क्लब्स हैं उनका साथ। तो बार्सिलोना पे अभी तक साबित तो नहीं हुई ये चीज़ ना, सिर्फ यही आया कि उन्होंने रेफरीज को पैसे दिए। हाँ, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए आप किस साइड पे खड़े हैं, बार्सिलोना वाले साइड पे खड़े हैं या बाकी क्लब्स के साइड पे खड़े हैं? तो रियल मैड्रिड ने चूज किया बाकी क्लब्स। लेकिन कल को अगर बार्सिलोना जीत जाता केस तो फिर तो इन क्लब्स को काफी ऑब्वियसली सेटल आपस में तो सेटलमेंट हुई होगी ना पीछे पर्दे के पीछे। तो बार्सिलोना रियल मैड्रिड, शायद फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बताया भी होगा कि मैं मजबूर हूं। अब ऑब्वियसली मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा, पीआर डिजास्टर हो जाएगा, बिजनेस खराब हो सकता है इससे। तो मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकता, लेकिन बाकी उसके बाद हम काम। चलिए लेट्स सी आगे क्या खबरें आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास बड़ी मजेदार करीम बेंजेमा की ट्वीट है और आइए आपको दिखाते हैं। खुल के बोलते हैं करीम बेंजेमा, और करीम बेंजेमा ने अभी भी बोला, करीम बेंजेमा कॉल्ड फ्रांस कोच डिडियर डेशम्प अ क्लाउन, अ लायर और वर्ल्ड कप स्क्वाड एग्जिट क्लेम। द रियल मैड्रिड सुपरस्टार टुक टू सोशल मीडिया टू हिट आउट एट लिबला, यानी द ब्लूज कोच, ओवर क्लेम्स सराउंडिंग हिज एग्जिट ऑफ द 2022 वर्ल्ड कप स्क्वाड। ये तो बड़ी भाई बात कर दी उन्होंने और साफ साफ कह दिया है कि ये तो वो लायर हैं, वो तो क्लाउन है और ये है और वो है। एक्चुअली मैं स्टोरी में बताता हूँ कि कुछ दिनों पहले डिडियर डेशम्प ने एक इंटरव्यू दिया था फ्रेंच आउटलेट को, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ही इंजर्ड हो गए थे और रियल मैड्रिड के जो स्टाफ था, जो मतलब फिजियोज वगैरह थे, उन्होंने कह दिया था कि आप वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकते। तो वही फिर उन्होंने जो डेडलाइन दी थी कि यहाँ तक आप ठीक होंगे, वो फिर भी वर्ल्ड कप के साथ गए, क्योंकि रियल मैड्रिड तो अपने फ़ायदे के लिए कह रहा था कि उनको क्या ज़रूरत है करीम बेंजेमा वर्ल्ड कप में खेले ना खेले। अगर ना खेले तो इसका मतलब है कि वो करीम बेंजेमा रेस्ट करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा फिट होंगे। तो वो फिर उसके बावजूद भी मतलब अपनी कंट्री के साथ वर्ल्ड कप गए और कंट्री के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी जो जायज़ा लिया, उनको कहा गया कि आप 10 दिसंबर तक ठीक हो सकते हैं। तो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए ये अवेलेबल हो सकते थे।
लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली डेशॉम्प ने कह दिया होगा कि आप सिर्फ 2 मैचेस के लिए तो मैं आपको रिस्क नहीं करूँगा, अगर आप पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो आखिरी 2 मैचेस का भी मैं आपको कोई वो नहीं देता खेलने का चांस। तो वो फिर चले गए होंगे वापस अपने मुल्क चले गए, वर्ल्ड कप बीच में ही छोड़ के वो उन्होंने मतलब स्क्वाड के साथ नहीं रहे। उन्होंने कहा कि स्क्वाड के साथ रहने का क्या फ़ायदा, अगर आप मुझे खिलाना ही नहीं चाहते एंड पे तो मैं स्क्वाड के साथ क्यों रहूँ, मैं फ्रांस वापस चला जाता हूँ। तो डेशॉम्प ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने उसके साथ बात की कि बेशक तुम वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, तुम अभी मतलब फ़ौरन वापस मुल्क ना जाओ और रहो और मतलब कुछ जो टीम स्टाफ है उनके साथ फिर चले जाना आराम से, या वर्ल्ड कप के बाद चले जाना तो सबके साथ। तो वो फिर अगले दिन डेशॉम्प कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मैं जब सुबह उठा तो करीम बेंजेमा नहीं है और सब ने मुझे कहा कि वो तो मुल्क चले गए छोड़ के कतर का स्क्वाड। तो फिर अभी करीम बेंजेमा ने उस इंटरव्यू पे रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट लगाया था, स्टोरी लगाई थी कि ये बहुत बड़ा क्लाउन है, मतलब झूठा है, और अपने डेशॉम्प को उन्होंने कहा है इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा है कि मैं खुद गया था वो बहुत बड़ा झूठ है और इन्होंने खुद ही मुझे भेजा था। अच्छा, मतलब इन्होंने खुद भेजा था, और हालांकि ये 2 मैचेस में भी फर्क डाल सकते थे। हाँ, और इवन इनके एजेंट ने भी वर्ल्ड कप के बाद कहा था कि करीम बेंजेमा सेमीफाइनल और फाइनल में अवेलेबल थे, मतलब इनकी इंजरीज तब तक हील हो रही थी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था। एक तरफ एम्बापे ने तो अपना आप दिखाया ही है वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में, और दूसरी तरफ बेंजेमा होते तो फिर शायद अर्जेंटीना का ख्वाब ही रहता। क्या पता डीडीआर भी चाहते हो कि मेसी वर्ल्ड कप जीत जाए, तो इसलिए उन्होंने इनको भेज दिया हो। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चोरों का हमला हो गया है और ये हुआ है मोहम्मद सलाह के घर पे। ये आजकल कैसी खबरें हमें सुनने को मिल रही है, मेसी की ज़िंदगी ख़तरे में है, उसके बारे में हमने जैसे ब्रेक के पहले आपको बताया। अब इनके घर पे हमला हो गया जो कि इजिप्ट कायरो वॉज ब्रगल्ड रिसेंटली आफरीदी। इसी वजह से लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया, उन्होंने पेनल्टी भी मिस कर दी और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये गए नहीं वापस अपने घर, जैसे वो वर्ल्ड कप में एक इंसिडेंट हुआ था तो रहीम स्टर्लिंग के घर हुआ, वो चले गए थे वापस, ये क्यों नहीं गए अभी? क्योंकि ये खबर आज ही आई है तो अभी देखते हैं, शायद चले गए होंगे। इनके जाने की रियल मैड्रिड के साथ है लिवरपूल का। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जाएंगे ये नहीं जाएंगे। और अगर तो लेकिन ये है कि पता लेकिन नहीं ये है कि कोई जानी नुकसान या कोई इस तरह का वो नहीं खबरें आई नहीं, कोई जो अभी तक न्यूज़ में आया है कि इनके घर पे इनका जो मेंशन है कायरो में, वहाँ पे इनके भांजे या भतीजे नेफ्यू थे, वो उधर से एक दिन गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि शीशे टूटे हुए हैं। तो उन्होंने घर में जाके कोई भी नहीं था, नौकर कोई बंदा नहीं था घर में, कोई नहीं था मेरे ख्याल से, इसीलिए क्योंकि ये जो खबर जिस तरह से आई है तो घर में कोई नहीं था, और घर में कोई नहीं था इसीलिए तो बर्गली हुई है। यूजुअली गार्ड वगैरह या कोई ऐसे लोग तो होते हैं जिनके आप हवाले करते हैं और पीछे से वो केयर भी करते हैं सारी चीजों को। हाँ, वैसे काफी स्ट्रेंज है ये स्टोरी, जब मैं खुद पढ़ा और आपने को बंदा ही नहीं रखा हुआ उसकी टेक केयर। या तो शायद वो छुट्टी पे चले गए हो, या उस टाइम पे ना हो, या फिर जैसे हमारे होता है ना रोटी खाने चले जाते हैं या वो फलान जगह चले जाते हैं और उसी टाइम पे कुछ ना कुछ होता है, तो वो भी एनीवेज लेकिन ये बुरी, और उम्मीद यही है कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा क्योंकि अगला मैच भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी अब ये वापस घर जाते हैं या होके फटाफट आ जाएंगे या क्या होता है। और ये हमें पिछले मैच नहीं, लेकिन सॉरी काट रहा हूँ, लेकिन रहीम स्टर्लिंग की तो फैमिली थी ना, फैमिली को एक थ्रेट था तो इसलिए गए थे। इनका तो सब अपने पास ही रहता है, तो मेरे ख्याल से खाली घर बस चोरी हो गई, अब सैटेलाइट्स उनके घर से चोरी हुए हैं तो बस खैर है और ख़रीद लेंगे। अच्छा, सैटेलाइट चोरी हुई है, फिर किसी मजबूरी में ही किसी ने कुछ किया होगा, वो मैसी वाला नहीं है कि जिससे उनको धमकियाँ मिल रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि मोस्ट गूगल्ड फुटबॉलर, सबसे ज़्यादा जिसको गूगल किया है हमारी जनता, हमारी आवाम ने, हमारे बच्चों ने, हमारे लोगों ने, वो है रोनाल्डो। वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सके, अल नसर भी चले गए, किसी प्रीमियर लीग क्लब में भी नहीं जा सके, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं उन्हें निकाला जा सकता। और यहाँ पे 17.4 मिलियन जो थी सर्चेस थी रोनाल्डो के बारे में। मेसी वर्ल्ड कप भी जीत के हर ट्रॉफी कैबिनेट में रख ली उन्होंने, हर चीज़ जीत के दुनिया की, लेकिन अभी भी शायद और ये फ़र्क छोटा फ़र्क नहीं है आफरीदी, 13.2 मिलियन मेसी को गूगल किया गया है, और उससे यानी आप समझ लें कि 300-400 या आप इससे भी ज़्यादा चले जाएं, यानी बहुत ज़्यादा आगे हैं रोनाल्डो, तो वो दिलों में उस कदर जगह नहीं बना पाए मेसी। हाँ, इसका ये ऑब्वियसली आपको ये तो नहीं लगता कि रोनाल्डो ज़रा गुड लुकिंग है, फिजिक अच्छी है उनकी और हाइट भी है, और लाइमलाइट में भी रहते हैं ना, खबरों में भी रहते हैं, और मेसी को थोड़ा सा आइसोलेटेड और सॉलिट्यूड उनको पसंद है,
तो पर्सनैलिटीज़ का भी फ़र्क है, इसमें पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेसी अकेले और फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, और रोनाल्डो भी अब वैसे वो ही हो गए, लेकिन स्टार्ट में वो फैमिली गाय को कोई नहीं पसंद करता, ये वैसे देखा गया उस तरह से, या लाइमलाइट में नहीं आते। एनीवेज चलें, ये उसके बाद भी आप देख रहे हैं नेमार भी हैं, एम्बापे भी हैं। नेमार का मैं हैरान हुआ, उनको तो लोगों ने यही देखा होगा कि ये परफॉर्म क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। एनीवेज ये आज की कुछ ट्वीट्स और वीडियोस थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, और यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी गोल्डन बूट में। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मंडे टू फ्राइडे आप ये शो देखते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।